आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन के एक टाइप के बारे में जिसका नाम है शीयरिंग स्ट्रेन। तो जैसे हमने आगे के कुछ लेक्चर्स में दो अलग अलग स्ट्रेन के बारे में बात की थी, तो वो स्ट्रेन क्या थी? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन में हम यहाँ पे जो दोनों अलग अलग डायमेंशंस है उन डायमेंशंस में चेंज को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। तो पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। आप इस एनिमेशन में दो अलग अलग कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? उस ब्लॉक में कंप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा? उस ब्लॉक की हाइट में कमी आएगी। तो इस हाइट में जो कमी आ रही है उस कंडीशन को हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स की वजह से कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे लेंथ का एक डायमेंशन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरी फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे भी आप सरफेस के ऊपर या फिर यूं कहिए कि एक फेस के ऊपर फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्स यहाँ पे सरफेस के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, सरफेस की ही डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे इस डायरेक्शन को कह सकते हैं कि ये फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी बॉडी के ऊपर उसकी सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उनकी दो पैरेलल सरफेसिस में यहाँ पे एंगल में कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आपने इनिशियल कंडीशन में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जो फेस थी वो फेस एकदम परपेंडिकुलर थी विद द बॉटम सरफेस, लेकिन जैसे ही आपने इसकी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया तो वो जो बॉटम सरफेस के साथ परपेंडिकुलर फेस थी वो फेस यहाँ पे कुछ एंगल के साथ टिल्ट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही हम किसी भी कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं या फिर किसी भी स्ट्रेन को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे स्ट्रेन को हम कह सकते हैं शीयर स्ट्रेन। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऐसी कंडीशन को हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, लेकिन इस कंडीशन के ऊपर से हम क्या यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग स्ट्रेन और स्ट्रेस के लिए फॉर्मूलाज चाहिए। तो यहाँ पे शीयर स्ट्रेन के केस में हम फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हमने एक बात तो अच्छी तरह से नोटिस कर ली कि जैसे हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन में सरफेस के ऊपर लगने वाले नॉर्मल फोर्स को ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे फोर्स नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो चलिए कौन कौन सी बातों को हमें यहाँ पे नोटिस करनी है इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं एज शोन इन द फॉलोइंग एनिमेशन व्हेन द टेंजेंशियल फोर्स F is applied over the area A, shape of cube gets changed but its area and volume remains as it is। सो यहाँ पे आप इस एनिमेशन में ये देख सकते हैं कि जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक का एक्चुअल वॉल्यूम या फिर एक्चुअल जो शेप है उसके इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफॉर्मेशन हो रहा है, जबकि जैसे हमने आगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन में देखा था तो वहाँ पे शेप में या फिर यूँ कहिए वॉल्यूम में चेंज आ रहा था। तो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एंगल का डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इन सभी बातों को अच्छी तरह से कंपेरेटिवली याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, हेंस द स्मॉल डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द शेप ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब के शेप में आपको डिफॉर्मेशन मिल रहा है, ना ही कि इसके ओरिजिनल वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हम जियोमेट्रिकली इन सभी बातों को नोटिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रेन को हमें यहाँ पे जब तक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तब तक इसका कंसेप्ट हमारे लिए अधूरा है। तो यहाँ पे आप दो एक्सिस को कंसीडर कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, और यहाँ पे कंसीडर कीजिए फोर्स को जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स की वजह से आपका जो एक्चुअल शेप था वो एक्चुअल शेप कुछ इस तरह से डिफॉर्म होगा। इस डिफॉर्मेशन में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो दो पैरेलल प्लेन्स है टॉप और बॉटम वो यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे
टॉप और बॉटम के साथ वो यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर यूं कहिए टिल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इसकी एक्चुअल लेंथ थी वो एक्चुअल लेंथ तो अभी भी यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो थोड़ा सा टिल्टेशन आया है ना, इस टिल्टेशन की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपर सरफेस और लोअर सरफेस के एक्चुअल पॉइंट के कंपैरिजन में, जो कि आप यहाँ पे एक्स लेंथ की कंपैरिजन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो एक्चुअल एंगल था वो 90 डिग्री था, लेकिन अब ये एंगल 90 डिग्री से घटकर कुछ राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो ये जो एंगल का चेंज आया है, उस चेंज इन एंगल को हम क्या कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस शेप को या फिर यूं कहिए इस जियोमेट्री को कंसीडर करते हुए हमें यहाँ पे शियर स्ट्रेन को क्या करना है, डिफाइन करना है और इसे फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, द जियोमेट्रिकल चेंज इन द क्यूब इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। Is like longitudinal and volume strain, restoring force is observed in this case also। तो यहाँ पे किसी भी केस में अगर आप इलास्टिसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से ही मान के चलना है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अगर नहीं है तो वो शेप कभी भी अपनी वापिस जो पहले वाली कंडीशन थी उस कंडीशन में लौट कर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल में ही हम अलग अलग स्ट्रेन्स को ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग स्ट्रेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो वो मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है, और अगर मटेरियल प्लास्टिक है तो हम यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी केस में रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे है, ऐसा ही मानकर आपको चलना है। तो यहाँ पे आगे नोटिस कीजिए, सपोज two equal and opposite forces F are applied tangentially to the opposite faces of a rectangular body as shown in the figure। अब एक बात को अच्छी तरह से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने एनिमेशन में देखा था कि बॉडी की सरफेस के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपर सरफेस के ऊपर जब आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो नीचे की सरफेस को अभी आप यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन असल में हो यूं रहा है कि जैसे आपने अपर सरफेस में राइट साइड में फोर्स लगाया तो नीचे की जो सरफेस थी ना उसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में फील हो रहा है। जैसे हम किसी भी बॉडी को अगर दोनों ऑपोजिट सरफेस के ऊपर से शेयर करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को हम राइट साइड में लगाते हैं तो एक को हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं। तो यहाँ पे दो पैरेलल सरफेस के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होते हैं, और इसी वजह से ये जो सभी पैरेलल प्लेन है ना वो सभी पैरेलल प्लेन एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और इसी कंडीशन में आपको क्या ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे शियर स्ट्रेन ऑब्जर्व होता है। और ये जो चेंज है ना वो सक्सेसिव चेंज होता है, मतलब कि बॉटम सरफेस में कम होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, इसके ऊपर उनसे भी ज्यादा। और जैसे ही आप यहाँ पे अलग अलग हाइट के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे ही हाइट बढ़ती है तो इस कंपैरिजन में ये जो आपका शिफ्टिंग है ना वो शिफ्टिंग भी इंक्रीज करता है। तो ये बात आपको यहाँ पे इमेजिन करनी है। तो ये जो यहाँ पे आपको जो बात बोली गई है ना कि दो अलग अलग डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं जो कि इक्वल वैल्यू के होते हैं, वो बात आपको यहाँ पे दो ऑपोजिट पैरेलल फेसेस के बारे में बताना चाहते हैं। सिंस द टेंजेंशियल फोर्स आर पैरेलल टू द फेस, these faces are displaced, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। फिर आगे देखिए, द शेप ऑफ रेक्टेंगल चेंजेस टू अ पैरेललोग्राम, मतलब कि जो पहले शेप था उस शेप में क्या कंडीशन थी, वहां पे सभी एंगल्स 90 डिग्री के थे, या फिर यूं कहिए π/2 रेडियन में थे। लेकिन जैसे आपने फेस के ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो जो एंगल था वो एंगल यहाँ पे बदला है। तो वो एंगल या तो आप यूं कहिए कि 90 डिग्री प्लस थीटा हुआ है या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ है। ये दोनों में से किसी भी केस में एक हो सकता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट साइड में आपने शिफ्टिंग को ऑब्जर्व किया तो राइट साइड के शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, जो एक्चुअल एंगल था वो π/2 था, मतलब कि ये बॉटम और वर्टिकल के बीच में। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे रिजल्टेंट एंगल क्या बन के आएगा, 90 डिग्री माइनस जो चेंज हुआ है वो थीटा, मतलब कि π/2 माइनस थीटा, ये आपका अब नया एंगल बन के आएगा।
और अगर चेंज के बारे में बोला जाए कि कितना एंगल चेंज हुआ है, तो वो चेंज कितना हुआ है, थीटा हुआ है। तो ये दोनों केस में आप बोल सकते हैं कि नया एंगल क्या बन के आएगा, π/2 माइनस थीटा, लेकिन जो चेंज हुआ है वो क्या है, थीटा है। पहले क्या एंगल था, π/2 था। तो ये तीनों केस में आप किसी भी केस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये नोटिस करना है कि जो चेंज होने वाला है एंगल वो थीटा होगा, या तो वो π/2 में ऐड होगा या फिर π/2 में से सब्सट्रैक्ट होगा। वो केस के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट लिया है तो वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर आपने इसी फोर्स को लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में लगाया होता तो क्या होता, ये एंगल आपका यहाँ पे इंक्रीज होता विद द एंगल थीटा। तो यहाँ पे नया एंगल क्या बन के आता, π/2 प्लस थीटा बन के आता। तो ये तो फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि आप फोर्स को किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी उस प्रिंसिपल एक्सिस की कंपैरिजन में जो आपकी सरफेस है वो सरफेस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये थोड़ी सी आपकी जनरल सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग की बाबत है, आप अच्छी तरह से आई थिंक समझ सकते हैं। दैट मीन्स द एंगल ऑफ द फेसिस चेंजेस टू π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ π/2। तो ये हमें यहां पे कंसीडर करके चलना है। द डिफॉर्मेशन थीटा इज कॉल्ड द शीयरिंग स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन स्ट्रेन और सिंपली शीयर। आप इन तीनों नाम में से किसी भी नाम को कंसीडर कर सकते हैं। आप इसे सिंपली शीयर भी बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीट नेम जो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी केस में यूज करने वाले हैं, शीयरिंग स्ट्रेन, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे डिफॉर्मेशन स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल जो टर्म है हमारी शीयर के लिए वो क्या है, हमारा एंगल में आने वाला बदलाव जिसे हम कहते हैं थीटा। तो अब एक सिंपल सी मैथमेटिक्स की बात है, अगर यहाँ पे एंगल आपका बहुत ही कम वैल्यू में चेंज हो रहा है तो आप यूं कह सकते हैं कि थीटा या फिर साइन थीटा दोनों इक्वल होंगे। मैं रिपीट करता हूं कि अगर किसी भी केस में एंगल का चेंज बहुत ही कम वैल्यू में है तो आप वहां पे साइन थीटा यूज कीजिए या फिर सिर्फ और सिर्फ थीटा यूज कीजिए, दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि स्मॉल वैल्यू में साइन ऑफ थीटा और डायरेक्टली थीटा दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ इसी तरह से ऐसे ही बात आप कैसे बोल सकते हैं, टेन थीटा के बारे में बोल सकते हैं कि अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो आप टेन थीटा लीजिए या फिर सिर्फ और सिर्फ थीटा लीजिए, दोनों केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे जो टर्म अप्लाई करनी है वो क्या अप्लाई करनी है, टेन थीटा अप्लाई करनी है। सो हमारा शियर स्ट्रेन का इक्वेशन क्या बन के आएगा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा का सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है, x/l, मतलब कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे थीटा की कंपैरिजन में ऑपोजिट साइड क्या है, x है, और यहाँ पे ये जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, l है। तो हमारे पास यहाँ पे आप टेन थीटा इज इक्वल्स टू x/l ऐसे भी बोल सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि थीटा अगर स्मॉल वैल्यू में है तो आप यहाँ पे पूरे के पूरे टेन थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, x/l। तो ये है हमारा शियर स्ट्रेन का रिजल्टेंट इक्वेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया अलग अलग सिचुएशन को, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के क्या आता है, शियर स्ट्रेन के केस में शियर स्ट्रेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x/l। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये होता है हमारा कंप्लीट टॉपिक शियर स्ट्रेन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।